हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 10 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री द्वारा 18वें भारतीय प्रवासी दिवस का जो है उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। तो इसको हम समझेंगे पूरा मामला क्या है। दूसरा है कि भारत के विदेश सचिव द्वारा अफगानिस्तान में जो इस समय शासन कर रहा है तालिबान, उसके एक्टिंग विदेश मंत्री के द्वारा वार्ता की गई है। और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दौर में ये वार्ता लिया गया, इस उच्च स्तर की वार्ता का शुरुआत किया गया है, वह एक महत्वपूर्ण दौर है। तो इसको हम पूरा समझेंगे, क्योंकि 2021 में, अगस्त 2021 के बाद जब से वहाँ पे तालिबान आई थी, भारत ने संबंध तो रखा था, लेकिन कभी भी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, अभी भी नहीं दी है। लेकिन भारत विदेश सचिव स्तर की वार्ता कर रहे हैं, तो इसमें कई सारी प्रमुख पहलू है जिसको हम समझेंगे। तीसरा है, प्रधानमंत्री ने जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 लोगों का जो जीनोम डेटा है उसको लॉन्च कर दिया है कि उसका उपयोग जो है आईबीडीसी के तहत जो है, या बीआईडीसी के तहत जो है, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी डेटा सेंटर के तहत जो है रिसर्च आदि कार्यों के लिए उपयोग हो सकता है। तो इसको समझेंगे, मानव जीनोम परियोजना, जीनोम अनुक्रमण, ह्यूमन जीनोम और इसके फायदे और नुकसान। तो इन सारे पहलुओं को हम एक एक करके समझते हैं। आइए पहले देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा 18वें भारतीय प्रवासी जो है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी ऐसे प्रवासी जो भारतीय हैं उनका दिवस जो है का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस का जो है मनाने को, इसको जो है 2003 से 9 जनवरी 2003 से ये शुरू किया गया था एलएम सिंघवी कमेटी के जो है सिफारिश पे, और तब से ये 2015 तक लगातार हर वर्ष मनाया जाता रहा है। 2015 में 9 जनवरी 1915 को चूंकि महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी से मनाया जा रहा था। तो उसके 100 वर्ष पूरे होने पर इसके बाद इस प्रवासी दिवस को हर 2-2 वर्ष पर मनाने की बात की गई है। तो इस तरह से देखेंगे 2023 से लेकर 2015 तक हर वर्ष, और 15 से लेकर 25 तक ये करके, इसलिए 18वां जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 2015 से हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं भारत के जो प्रवासी हैं, उसमें अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इन सबको मिला के जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको सम्मान देना है, उनको भारत के जड़ों से जोड़ना है, अपने मूल से जोड़ना है। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवासी हैं, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासियों की संख्या पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और वो काफ़ी सफल हैं। ऐसे में उनका लाभ भारत को लेना है, और भारत के जो है बढ़ते कद से कहीं ना कहीं उन्हें भी लाभ हो रहा है। तो आइए हम इसको पूरा समझते हैं, क्या मामला है, कैसे है। परिचय के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण का उद्घाटन किया था। और इस वर्ष जो उनका थीम, उनका भाषण था, वो इस प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये जो थीम है, इसी पर प्रधानमंत्री का भाषण केंद्रित रहा था। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन यानी 9 जनवरी को महात्मा गांधी लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत वापस आए थे। और माना जाता है, और ये कहा भी जाता है कि महात्मा गांधी भारतीय प्रवासियों में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी रहे हैं। और उनका आगमन 1915 में 9 जनवरी को जो है दक्षिण अफ्रीका के दौरे से वो आए थे, काफ़ी समय तक रहे थे, वहाँ से वो आए थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन ही भारतीय आंदोलन, भारतीय समाज को दे दिया, और बाकी की इतिहास है उसको तो जानते होंगे, उसको बताने की क्या ज़रूरत है। यह कार्यक्रम हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हालांकि जब यह शुरू हुआ था तब से लेकर 2015 तक, यानी कि महात्मा गांधी के इंडिया वापस आने के 100 साल तक ये हर वर्ष मनाया जाता था। उसके बाद ये जो है 2015 से हर दूसरे वर्ष इसे मनाया जाता है। तो इसके पहले 2023 में 9 जनवरी 2023 में बनाया गया था मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद 17वां, अब ये 18वां जो है यहाँ मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो है ये भारतीय प्रवासी दिवस का इतिहास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी।
तो देखिए, जो भारतीय प्रवासी दिवस है, ये एक तरह से महात्मा गांधी का जो भारत आना था, एक सबसे महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी के रूप में, जो एनआरआई के रूप में या अनिवास करते हैं, अभी परिभाषा देखेंगे भारतीय प्रवासियों की। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग, ये सारी चीज होते हैं। तो ऐसे में गांधी जी का आगमन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों, कब से मनाना जाना शुरू किया गया? 9 जनवरी 2003 से। इसके लिए 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो एक बहुत उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनी थी। उस समय के एमपी एलएम सिंघवी थे, जो रिस्ट भी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी, और उन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे, जिसमें से प्रवासियों को के लिए प्रवासी दिवस, उनके लिए उनका एक प्रवासी भवन दिल्ली में बनाने की बात की गई थी, और भी कई सारी चीज़ें थी। मेन उद्देश्य था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो भारत के बाहर रहे हैं, जो भारत से माइग्रेट कर गए हैं, आज नहीं उनके दादा दादी परदादी, उनको कैसे अपने जड़ों से जोड़ा जाए और उसका लाभ भारत ले सके, क्योंकि भारतीय प्रवासी कई सारे देशों में सत्ता के केंद्र हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक भी रहे हैं। तो ऐसे में इसको हमें समझने की जरूरत है। 2003 से ये शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था 9 जनवरी 2003 को? कि उसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। और कहा जाता है कि इस दिवस को सिर्फ उत्सव से बढ़कर मनाया जाता है, क्योंकि यह भारतीय प्रवासियों को अपनी चिंताओं को भी संबोधित करने और एक नया दृष्टिकोण सामने लाने का मंच प्रदान करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत प्रवासियों से लाभ लेने, ये ऐसा मंच है जिसमें भारतीय प्रवासी जो भारत के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, वो अपनी चिंताओं को भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं। और 2015 से महात्मा गांधी की वापसी के शताब्दी वर्ष के बाद से बैठक के प्रारूप को संशोधित कर दिया गया, और इसे हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रवासियों को अगर देखें कि किन्हें जो है भारतीय डायस्पोरा या प्रवासियों का अगर हम इतिहास के रूप में देखें, तो भारत से बाहर जाने वाले भारतीयों का जो है इतिहास जो है, यानी फैलाव देखा जाए कि भारत के लोग भारत से बाहर जो उनका फैलाव रहा है, जिसे हम डायस्पोरा कहते हैं, डायस्पोरा लैटिन शब्द से बने हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैलाव, वह 3 चरणों में दिखाई देता है। पहले चरण में ये जो दिखाई देता है, भारतीय लोग जो है उनको, जब हम ब्रिटिश गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश, फिर इसके बाद ब्रिटिश सत्ता के, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन थे, तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को, मतलब परमिट के आधार पर जाते थे, उनको ले जाके ऐसे देशों में ले जाया गया जहां पे दास प्रथा के समाप्त होने के बाद मजदूरों की समस्या थी। तो पहला दौर वो चला गिरमिटिया मजदूरों का, और इसमें पूर्वी प्रशांत देशों में और कैरेबियाई द्वीपों में पहली बार भारतीयों के समूह को ले जाया गया, और भारतीय प्रवासियों की संख्या वहां पे कई गुना बढ़ गई है। ठीक है। और ये 19वीं 20वीं शताब्दी में कब लाया गया? जब 1833-34 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। तो जब वो श्रम संकट से जूझ रहे थे वो देश के लोग, तो यहाँ से मजदूरों को, गिरमिटिया मजदूरों को लाया गया था। उनमें से आज, उनके पूर्ववंशजों में से आज कई सारे उन देशों में राष्ट्राध्यक्ष तक भी हुए हैं। जैसे कि अभी गुयाम का राष्ट्राध्यक्ष जो है, वो राष्ट्रपति, वो भारतीय मूल का ही व्यक्ति है, उसके दादा यहाँ से माइग्रेट करके गए थे। ठीक है। तो अभी तो बहुत हैं, उनको तो फिर देखा जाएगा। फिर दूसरा एक दौर चला था, वो चला था 20 लाख जो है दूसरी लहर, 20 लाख भारतीयों को खेतों में काम करने के लिए अंग्रेजों ने ले गए थे सिंगापुर और मलेशिया में। तीसरा दौर चला था, जो तीसरा दौर है वो 2 रूपों में चला। एक जो है, जब आज़ादी प्राप्त हो गई तो यहाँ पे कुछ लोग जो है, जब पश्चिमी देशों में, पश्चिम एशिया में या खाड़ी देशों में तेल निकलना शुरू हुआ, वहाँ तेल का बूम हुआ, तो वहाँ पे बड़े संख्या में हमारे अनस्किल्ड लेबर वहाँ पे अपना रोजगार के लिए गए हैं, और बड़ी बड़ी संख्या में उन देशों के इकोनॉमी के और चीज़ों को कहीं कहीं उनका साथ से उन देशों की अर्थव्यवस्था, समाज में वो भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनको वहाँ पे अभी नागरिकता जैसी स्थिति नहीं मिली है, कुछ एक को छोड़ के, लेकिन हाँ, वहाँ के अर्थव्यवस्था, समाज, उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस देशों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा एक वर्ग उसी समय से गया था भारत में, वो प्रतिभा पलायन के रूप में। वो काफ़ी यंग काफ़ी टैलेंटेड लोगों का था, काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोगों का था, जिन्होंने पश्चिमी देशों का रुख किया, अमेरिका का रुख किया, ब्रिटेन का रुख किया, अब यूरोप का रुख किया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपने क्षमता अनुसार जो है रोजगार की संभावना नहीं थी, और वहाँ पे जाके उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रगति की। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो यूरोप के कई सारे देशों में देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, तो अभी जो व्यवस्था है, अगर अभी देखा जाए
तो कई सारे जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पहले भी जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भारतीय मूल के लोगों का बाहुल्य है। बाहुल्य मतलब एक तरह से दबदबा दिखाई देता है। जैसे कि डॉजी अगर आप माने तो उसमें 2 लोग हैं, उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ, उनका जो डिपार्टमेंट है इफिशियंसी वाला, ट्रंप का सबसे पसंदीदा विभाग, उसके 2 प्रभारी हैं, एक एलन मस्क हैं, एक विवेक रामास्वामी हैं। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के लोग थे, इनके पिताजी जो है, माता पिता जो है यहाँ से गए थे। जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं। जो वहाँ के FBI है, उसके डायरेक्टर काश पटेल भारत के मूल के हैं। एक वो जो AI का, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सलाहकार रामाकृष्णन, कई सारे CEO, ये सारे लोग कहीं ना कहीं उसी दौर में भारतीय मूल के लोग रहे हैं जो वहाँ पे गए हैं, और आज वो उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे है। ठीक है, और इस चुनाव में भी भारतीय मूल के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे देखी गई थी। ठीक है, तो ये इस तरह से किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवासन रिपोर्ट कहता है कि वर्तमान में भारतीय प्रवासियों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। सर्वाधिक माइग्रेशन, वैसे आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन वो अलग बात है। भारतीय प्रवासी, दुनिया में जितने भी प्रवासी, उसमें से सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, उसके बाद चीन का, मैक्सिको का है, फिर जो है रूस और चीन का स्थान है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, प्रवासी भारतीयों को भारत सरकार किस प्रकार जो है वो क्लासिफाई करती है, तो देखिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि प्रवासी भारतीयों के रूप में 3 श्रेणियों में है। अनिवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, और भारत के प्रवासी नागरिक OCI। अब इन दोनों को 2015 से इन दोनों को एक ही कर दिया गया है, OCI, भारतीय मूल के व्यक्ति जो है, भारत के प्रवासी नागरिक कर दिया गया है। और ये अनिवासी नागरिक NRI जो होते हैं, इनके बारे में देखा जाए, NRI जो कहा जाता है, तो मूल ये जो है भारत के नागरिक होते हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, लेकिन ये विदेशों में रह रहे होते हैं। और एक टेक्निकल परिभाषा है कि 180 दिन से ज़्यादा रहते हो, लेकिन मेनली ये है कि ये भारत से बाहर दीर्घकाल से जो है वहाँ पे काम आदि कर रहे हो, उनके पास ग्रीन कार्ड आदि हो, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी भारत की हो। तो अमेरिका आदि देशों में जो H1B वीजा के थ्रू गए हैं, यूरोप में बहुत सारे देश जो लोग हैं जो लंबे वीजा पे है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसमें से ज़्यादातर जो है NRI ही हैं, और वो भारत के नागरिक हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंट के रूप में वो रह रहे हैं, लंबे रेजिडेंट के रूप में रह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो खाड़ी देशों में ज़्यादातर है, वो सब NRI है, क्योंकि उनको वहाँ पे नागरिकता, कुछ को छोड़ के वहाँ पे उनकी नागरिकता का कुछ ऐसा स्तर है कि उनको नागरिकता नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो ये है। दूसरा है PIO श्रेणी, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 2015 में समाप्त करके OCI श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन ये जो विदेश मंत्रालय का कहा था कि ये जो ऐसे विदेशी नागरिक जो है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल के नागरिक जो है, उनको विदेश मंत्रालय परिभाषित करता है कि ऐसे विदेशी नागरिक जो कि इन देशों में, भारत के पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल के नागरिक न हो, इन देशों के अगर नागरिक न हो और वो भारतीय विदेशी नागरिक हों, लेकिन जिनके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट हो, यानी ऐसे लोग जो इन देशों के नागरिकता न ली हो और अन्य किसी देश के नागरिक हों, लेकिन कभी भारतीय पासपोर्ट उनके पास हो, या उनके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो भारत की परिभाषा थी उसमें पैदा हुए हों और अस्थायी रूप से निवास करते रहे हों, और भारत के नागरिक या इसी तरह के नागरिक के जीवन साथी हो, तो उन्हें PIO माना जाता है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि कैरेबियाई देशों में या सिंगापुर आदि जो देशों में जो है पहली दूसरी लहर में जो गए थे, उसमें से ज़्यादातर इसी मूल के आते हैं। 2006 में एक अलग श्रेणी बनाएगी OCI। यह उस विदेशी नागरिक को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने का योग्य था। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने का वो कौन था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी जो अभी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है उसमें भी वो रहते हो, लेकिन उनमें अलग करके भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश की स्थिति को छोड़ के जो बाकी लोग थे उन्हें कहा जाता है, या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक था, उसके बाद लिया हो नागरिकता, या किसी ऐसे क्षेत्र में संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जुड़ा हो और बाद में अब दूसरे देश का नागरिक हो गया है, उनको भी OCI कार्ड दिया जाता है। अब इसी OCI कार्ड को ही जो है PIO को भी इसी में मिला दिया गया है, और इसके साथ ये 3 तरह की व्यवस्थाओं के तहत भारत में प्रवासी भारतीयों को मान्यता मिली है। महत्व के बारे में देखा जाए
तो विदेश मंत्रालय ने 2024 का आंकड़ा जो दिया था उसके अनुसार लगभग 3.5 करोड़ भारतीय प्रवासी भारतीय जो है पूरे दुनिया में हैं, जिसमें से अमेरिका में सर्वाधिक हैं, 54 लाख हैं, संयुक्त अरब अमीरात में हैं 35 लाख हैं, कनाडा में 28 लाख हैं, सऊदी अरब में 24 लाख हैं और अनेक देश हैं जिसमें से 10 लाख से ज़्यादा कई सारे देश हैं जिसमें हैं। और ये विशाल आबादी भारत को रेमिटेंस भेजती है। पहला तो लाभ ये कि विशाल आबादी भारत को रेमिटेंस भेजती है और 2023 का आंकड़ा ये 125 अरब डॉलर से अधिक है। अब समझ लीजिए कि इतना का तो आपने किसी एक देश को तो निर्यात नहीं किया है, वस्तुओं और सेवाओं का मिला के किसी एक देश को इतना निर्यात नहीं किया है जितना आपके भारतीय प्रवासी भारतीयों ने पैसा भेजा है। ठीक है, और इस पैसे से अलग, पैसा तो चलो है ही है, इस पैसे से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रवासी समुदाय देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो दो देश हैं उनके साथ इन संबंधों में काम करते हैं। हालांकि इसका वैसा वर्षा उल्टा भी होता है, कई बार इनके कारण उन देशों के संबंध भी हमारे साथ खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन देशों में इनके साथ कोई दिक्कत होती है तो हमारे उनके साथ खराब हो जाते हैं, या अगर अपनी जो है राजनीति चलाते हैं। जैसे देखिए अमेरिका और कनाडा में, इन देशों में बहुत राजनीति में तेजी से आगे हैं। अमेरिका के साथ चलो संबंध ठीक करते हैं, लेकिन कनाडा में जो खालिस्तानी कुछ थोड़े से लोग हैं उनके वजह से भारत और कनाडा का संबंध ऑल टाइम लो चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदे ही हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से दो देशों के संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, कई सारे देशों में किया है। हालांकि भारत सरकार के लिए कई जगह चिंता भी होती है, इनकी बड़ी संख्या, कई सारे देशों की हमें ऐसी बातें भी बर्दाश्त कर लेनी पड़ती है जिसको भारत के स्ट्रेचर का व्यक्ति, भारत के स्ट्रेचर जैसा देश को नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ठीक है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, इनके महत्व हैं। और पिछले कुछ सालों ने राजनीतिक दलों ने भी जो है विदेशों के नागरिकों को काफ़ी आकर्षित करने की कोशिश की है, सभी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी से लेके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तक। ठीक है, सभी, उसके बीच में सारे, एक आप इससे कह सकते हैं कि राइट विंग से लेके अल्ट्रा लेफ्ट विंग तक जो है, लेफ्ट से राइट के बीच के जितने भी पार्टियां हैं सभी जो है प्रयास कर रहे हैं, सबके अपने ओवरसीज हैं। और जैसे जैसे दुनिया तेजी से ग्लोबलाइज हो रही है वैसे वैसे ये महत्व भी बढ़ता जा रहा है। और 1991 के बाद जैसे जैसे भारत की आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रही है, वैसे वैसे जिन देशों में प्रवासी भारतीय रह रहे हैं वो हमको मदद करते हैं, लेकिन भारत का बढ़ता कद उनके लिए भी सम्मान, गौरव और उनके महत्व को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवासियों से ही हमको लाभ होता है, भारत को लाभ होता है। भारत जब विकसित होता है ना, तो जो बाहर रह रहे हैं उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी उसका महत्व मिलता है। इसीलिए भारतीय विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्व के थीम पर ये जो है पूरा जो है सम्मेलन जो है इस बार का 18वां आयोजित किया जा रहा है। आइए अगला देखते हैं। ये तस्वीर देखिए, दुबई से जारी किया गया है। ये भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, और ये है तालिबान के वहाँ के एक्टिंग विदेश मंत्री। ठीक है, वहाँ पे जो तालिबान अपने को एक्टिंग सरकार कहता है, तो जो एक्टिंग विदेश मंत्री हैं ये, उससे बातचीत की गई और पूरी डेलीगेशन लेवल की मीटिंग की गई है और उसकी तस्वीरें जारी की गई है। 2021 के बाद से जब 21 अगस्त को 2021 को जब अमेरिका मतलब ना हड़बड़ी में जो है अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गया था और वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया था अशरफ गनी की सरकार को हटाने के बाद से, उसके बाद से ऐसा नहीं है कि भारत के अधिकारी कभी तालिबान के लोगों से बात नहीं करते थे। 31 अगस्त को ही दोहा में बात हुई थी और उसके बाद हम टेक्निकल टीम के साथ अपने तालिबान के साथ संबंधों को किसी न किसी तरह से चलाए रखे थे, क्योंकि भारत का बहुत इंटरेस्ट था तालिबान में, लेकिन कभी हमने उसको खुले तौर पे स्वीकार नहीं किया था। 8 या 7 जनवरी को ये मीटिंग हुई है भारत के विदेश सचिव के द्वारा वहाँ के एक्टिंग विदेश मंत्री से, और देखा जाए तो ये एक लेवल है और ये मीटिंग हुई है कोई छुपे तौर पे नहीं। इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई है और विदेश मंत्रालय द्वारा वक्तव्य जारी किया गया है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि ये क्यों किया गया है 2021 से लेकर 25 में। हालांकि अभी भी तालिबान को भारत ने
जो है उसको मान्यता नहीं दी है वहां की तालिबान सरकार को। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जो भारत को प्रेरित कर रही हैं कि अब अपने वार्ता का स्तर बढ़ाया जाए और खुल के वहां पे इंगेजमेंट किया जाए। जो अभी चोरी छुपे और स्मॉल स्तर पे किया जा रहा था उसका स्तर बढ़ाया जाए। अगर आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ समय बाद कभी किसी और देश के दौरे के साथ जो है भारत के विदेश मंत्री की भी वार्ता हो जाए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं जो मजबूर कर रही हैं भारत को अपनी वार्ता का क्रम बढ़ाने में। आइए जरिए देखते हैं पूरे मुद्दे को, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, तालिबान शासन के साथ पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 जनवरी को दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। अब तक इनसे, चाहे भारतीय अधिकारी जो है संयुक्त सचिव का, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो है भारतीय अधिकारी, वही इनसे मिलता रहा, चाहे इनके विदेश मंत्री से हो, चाहे रक्षा मंत्री से हो या अन्य मंत्रियों से। भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जेपी सिंह जो है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो डेस्क है उसके संयुक्त सचिव, वही मिलते रहे हैं। और कई बार अब पता चला है कि 3 से 4 बार वो मिले थे जो है 21 के बाद से। और लेकिन पहली बार विदेश सचिव स्तर का, यानी विदेश सचिव के द्वारा यह वार्ता किया जाना महत्वपूर्ण है। और ये एक संकेत देता है। संकेत क्या देता है कि जो भारत सरकार की ओर से क्यों जरूरी है और क्या आगे भारत सरकार करना चाहती है। मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अब क्यों ऐसा करना पड़ा, भारत को अपनी तालिबान के साथ वार्ता स्तर को अपग्रेड क्यों करना पड़ा? देखिए, अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के हितों को सुरक्षित करने के एक प्रयास के रूप में इसे आगे बातचीत कर रहा है और इसी पहलू के रूप में यह कर रहा है। और देखा जाए तो भारत का जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि इस खेल के कारण कि आधिकारिक मान्यता दिए बिना भी हमें आधिकारिक जुड़ाव के स्तर को उन्नत करना सही होगा, नहीं तो हमारा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट, समय, पैसा, अन्य चीज है, इंटरेस्ट था वहां के लोगों में, वह उसको लेकर खोना पड़ सकता है। तो क्यों ऐसा करना पड़ा? अगर देखा जाए तो भारत उच्च स्तर पर बातचीत करने के पीछे विशेषज्ञ बताते हैं कि 5 प्रमुख कंपल्सन था, 5 प्रमुख कारण दिखाई देते हैं जिसने भारत को मतलब ये प्रेरित किया कि वो भले मान्यता न दे लेकिन वहां पे विदेश सचिव स्तर की वार्ता करे और उसे सामने भी लाए। देखिए, पहला तो ये था कि जब अगस्त में तालिबान आया था तो उस समय आईएसआई का जो प्रमुख था, लेफ्टिनेंट जनरल फैज करके था, हालांकि वो अभी जेल में है और हो सकता है उसको वहां की सेना निपटा भी दे। वो वहां पे एक होटल में चाय पी रहा था और उसने कहा था कि तालिबान का पाकिस्तान में वापस आना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और उसके जरिए वो उम्मीद थी कि वो भारत के कश्मीर को और ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी देखेंगे उस मुद्दे को, इनको डिटेल में देखेंगे। तो एक पहला ये मुद्दा था कि वो जो पाकिस्तान और तालिबान का सहयोग था आज वो बिल्कुल विरोध में हो गया, एक दूसरे से वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा परिस्थिति बदली। ईरान जो कि भारत के ही तरह समर्थक रहा है, भारत के ही अप्रोच का रहा है समर्थक तालिबान के विरुद्ध, अब वो भी कमजोर पड़ रहा है। खुद ही वो उसके जो प्रॉक्सीज है या वो खुद ही ईरान से इजराइल के युद्ध में काफी कमजोर पड़ रहा है। साथ ही साथ जो रूस है वह भी अपना युद्ध लड़ रहा है और अपने यहाँ पे जो उसकी आतंकवाद की समस्या है उसको कहीं ना कहीं, जो खासतौर से इस्लामिक आतंकवाद की समस्या है, उसको लेकर वो अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बहाल कर रहा है और कह रहा है कि तालिबान जो है आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में एक प्रमुख सहयोगी है। तो वो भी एक समस्या है, वो भी एक चीजें हैं जो भारत को दिख रहा है कि भाई रूस भी हमारा सहयोगी भी साथ आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप भले जो है बिडेन अगस्त में हड़बड़ी में भागे हों, लेकिन अमेरिका से वापस जाने की जो वार्ता शुरू हुई थी, जो ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही अफगानिस्तान में तालिबानियों से बातचीत शुरू हुई थी। ऐसे में अब ट्रंप पुनः आ रहे हैं और लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप प्रशासन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से निगोशिएशन करने की कोशिश करेगा। उसके पीछे भी बताएंगे क्या वजह है, तो वो भी दिख रहा है कि भाई ट्रंप करने वाला है तो हम क्यों पीछे हट जाएं। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है
कि इस दौरान जब वहां पे अमेरिका भी नहीं था, सही ढंग से उसकी उपस्थिति थी, रूस की भी नहीं थी, पश्चिमी देशों की भी नहीं थी, भारत भी टेक्निकल के साथ था, उस दौरान चीन ने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए वहां पे राजदूत स्तर, अपने राजदूत वहां भेजे, उनके राजदूत किए, और कहीं ना कहीं वो वहां पे अपनी स्थिति बढ़ाना चाहता है और जो वैक्यूम है उसको वो भरना चाहता है। ऐसे में भारत अपने इंटरेस्ट को वहां से छोड़ नहीं सकता। तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जिनके कारण भारत को वहां पे अपनी जो वार्ता है अब उसको दिखावा कर, मतलब दिखा खुले में कर रहा है कि हाँ भाई हम तालिबान के साथ उच्च स्तर पर एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एंगेजमेंट नहीं था, हमारा कटाव था। देखिए अगस्त 2021 में जब अशरफ गनी, यानी 21 अगस्त को ही चल गया था, मध्य में अशरफ गनी की सरकार हटी थी और काबुल पर जो है कब्जा हो गया था। तालिबान चाह रहे थे कि वो भारत से उनका सक्रिय जुड़ाव हो, तालिबानियों को था कि वो भारत उनसे जुड़ा रहे। और इस भारत ने भी अपना पहला कदम 21 अगस्त 2021 को उठाया था, जब भारत के एक राजदूत, जो कतर के राजदूत थे दीपक मित्तल, इन्होंने एक व्यक्ति शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेक्नोई, एक ये जो है तालिबान का बाद में विदेश उपमंत्री भी रहे हैं, ये इससे मुलाकात करते हैं ये दोहा में। और ये व्यक्ति भारत के आईएमए का कैडेट रहा, यानी देखा जाए तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की थी दोहा में। इसके बाद इस स्थिति में संयुक्त सचिव स्तर की बात को लाया गया था। जून 2022 में जेपी सिंह जो है वो तालिबान के अधिकारियों से, प्रमुख नेताओं से मिले थे। उसके कुछ दिन बाद ही काबुल में भारतीय टेक्निकल टीम, भारतीय दूतावास में टेक्निकल टीम के रूप में हमारी चीजें थी। कहा गया कि वहां पे जो हम मान्यता नहीं दे रहे हैं, हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको मदद देने के लिए चल रही थी। एक तरह से देखा जाए कि आप कह सकते हो कि छुपे तौर पे आप संबंध को बनाए रखते थे। उसके बाद भी जेपी सिंह की 4 बैठकें हो गई है। इस बैठक के बाद पता चला है, और अब इसमें सीमित जुड़ाव को जो छुपे तौर पे था उसे खुले तौर पे विदेश सचिव के स्तर पे कहा गया है। तो उसके पीछे वही कि कहीं वो रास्ता हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं समाप्त ना हो जाए। तो उन्हीं कारणों को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए तालिबान और पाकिस्तान अब एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। 2021 में पाकिस्तान ने काबुल के सेरेना होटल में तत्कालीन आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ चाय की चुस्की लेते हुए तालिबान का उदय का जश्न मनाया था। अब तालिबान के साथ तनावपूर्ण संबंधों में, जब उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान और क्या क्या, जब तालिबान का सत्ता आया था तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। और कई बार तो देखा गया कि भारत में भी कुछ जो भारत विरोधी तत्व हैं उन्होंने भी खुशियां मनाई थी कि ये भारत की बहुत बड़ी हार है। लेकिन आज देखिए कि भारत निश्चित रूप से चिंतित था कि अगर तालिबान पाकिस्तान के आईएसआई को अगर जगह देगा और उसके अनुसार काम करेगा तो निश्चित रूप से यह भारत के सुरक्षा हितों को खतरा हो जाए, खासतौर से कश्मीर में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तालिबान पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान ने वहां पे 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई है। और आपको आश्चर्य होगा कि एकमात्र देश भारत है जिसने 6 जनवरी को इस हमले की निंदा की है। तो कहीं ना कहीं और ये बताया है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी समस्या को नहीं सुलझा पाता है तो वो दूसरे देशों पर ये चीजें थोप देता है, जिसकी तालिबान ने काफी सराहना की। और आज तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान से उसके पश्चिमी सीमा में लड़ाई करें, कई क्षेत्रों में तो वो घुस भी कर रहे हैं। आईएसकेपी से तो इस्लामिक स्टेट खुरासन से तो वो काफ़ी समय से वो लड़ाई कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। ऐसे में भारत के विदेश सचिव की वार्ता तालिबान के एक्टिंग विदेश मंत्री से और उसका जारी करना निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो कह सकते हो ना कि उसके सीने में जो है वो अजीब सा दर्द दिया होगा जो वो कह भी नहीं सकता है और कुछ कर भी नहीं सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र में ईरान कमजोर हुआ है, वो तो आप सारी चीजें जान रहे हैं कि ईरान कैसे उसका प्रॉक्सी जो है हमास की स्थिति इजराइल ने खराब कर डाली है, लेबनान हो गया है, सीरिया में सत्ता बदल चुकी है, उसके ऊपर जो है इजराइल ने कई बार हमले कर दिया है, जो 1979 के बाद शायद ही ईरान पे कभी हमले हुए हो। तो ये सारी चीजें हैं, ईरान कमजोर हुआ है। ऐसे में भारत को कुछ एक्टिव रूप से भूमिका अदा करनी थी। रूस द्वारा भी तालिबान के साथ संबंध बहाली की कोशिश की है। देखिए जुलाई 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि तालिबान अब आतंकवाद से लड़ने में एक सहयोगी है, क्योंकि रूस को अफगानिस्तान से लेकर मध्य पूर्व तक देशों में स्थित इस्लामी समूहों से एक बड़ा सुरक्षा खतरा दिखाई दे रहा था। असद जब तक थे तब तक वो कुछ स्थिति को मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कमजोर हो रहे हैं। इसलिए देखिए दिसंबर 2024 में रूसी संसद ने एक कानून के पक्ष में मतदान किया है जो कहीं न कहीं
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से तालिबान को बाहर निकालने में मदद दे सकता है। और सबसे बड़ी बात जो और बड़ी बात है कि ट्रंप की वापसी हो रही है और ऐसे में ट्रंप पुनः जो है अफगानिस्तान में अपना जो है बढ़ाएंगे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की जो वार्ता शुरू हुई वो ट्रंप के कार्यकाल में ही शुरू हुई है। हालांकि जिस तरह से जो बिडेन वहां से छोड़कर भागे थे इस तरह की वार्ता तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अब ट्रंप दोबारा आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अफगानिस्तान को बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रंप का ध्यान दो लोगों पर विशेष तौर पे है, दो देशों पर, ईरान और चीन। चीन नंबर 1 है, ईरान नंबर 2 पर है। और उसके लिए वो ईरान को उन्होंने सीधे धमकी भी दे दी है कि अगर नहीं होगा आज नहीं तो कल वो ईरान को लेकर देखिएगा कि वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो अपनी प्रेजेंस को बनाने की कोशिश करेंगे ट्रंप, जो लोग जानकार बताते हैं। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी हो गया है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी पैठ को बढ़ाए। चीन की जो कोशिश है कि चीन लगातार जो है वहां पे खेल रहा है। दिसंबर 2023 में चीन ने काबुल में अपना राजदूत भेजा। 2024 की शुरुआत में चीन ने काबुल के राजदूत को अपना तालिबानी राजदूत को अपना स्वीकार किया और उसकी अपनी बेल्ट रोड यूनिवर्सिटी पहल के तहत वहां पे काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये आ रहा होगा कि तालिबान ने कहा कि वो खुरासन जो कॉरिडोर चीन से होके जाने की बात है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो है चीन वहां पे उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा था जो कभी अमेरिका, रूस, पश्चिमी देश और भारत का था, वहां को इसने भरने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए भारत को अब जरूरी हो गया था भाई अब हमें जल्दी से इसको भरने की जरूरत है और उसने ये आगे की क्रिया शुरू कर दी थी। देखिए अगर देखा जाए कि इसमें क्या होगा तो भारत जो तालिबान से जुड़ाव रख रहा है उसमें सुरक्षा हित उसके लिए प्रमुख था और वो था कि अफगानिस्तान में भारत की मुख्य चिंता यही रही थी कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए और सभी अनुमानों के अनुसार सुरक्षा स्थिति में सुधार ही हुआ है। ठीक है, यानी पनपना नहीं चाहिए तो सुधार हो रहा है। ये भारत को मतलब एक कहीं कहीं आश्चर्य, मतलब एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ये कह सकता है कि तालिबान में के काल में आतंकवाद वहां पे कम हो रहा है। लेकिन एक चिंता भी है कि महिलाओं के अधिकारों को जो कुचला जा रहा है वो भारत को असहज भी कर रहा होगा क्योंकि भारत तो चीन तो है नहीं ना पाकिस्तान है, भारत तो भारत है, उसको ये सब चीजें रखनी है, इसलिए थोड़ा सा जो मान्यता नहीं देने की बात आ रही है। लेकिन फिर भी तालिबान ने अब तक भारतीय हितों और दूतावासों का उसने रक्षा किया है। वो एक बहुत खतरनाक इस्लामिक स्टेट खुरासन ISKP जो कहते हैं, जो पाकिस्तान का समर्थक, उसके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं भारतीय हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में पहली बैठक से ही तालिबान ने बात का दिखाते वो मानवीय सहायता और विकास को लेकर समर्थन करता रहेगा। भारत भी उस तरह कर रहा है और अब तक जो है भारत ने $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और जिसे वहाँ के तालिबान कह रहा है कि बेहद उत्पादक है और वहाँ के लोगों के भलाई के लिए है और चाह रहा है कि वो और बेहतर भारत इंगेजमेंट हो। देखिए भारत का इंगेजमेंट दुनिया के देशों के साथ, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ होता है, उसको लेकर भारत वहाँ के लीडरशिप पर उतना बल नहीं देता है लेकिन उतना लीडरशिप पर उतना बल नहीं देता। उसका बल रहता है वहाँ के लोगों के साथ, लोगों का विकास, लोगों को मजबूत करना रहता है। इसलिए कई बार हो सकता है कि लीडरशिप के चेंज के कारण कुछ समस्याएं भारत को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म जो है भारत को उन देशों में अच्छे एक सकारात्मक परिदृश्य में ही देखा जाता है। ये बात तालिबान भी जानता है और ऐसे में दोनों भारत और तालिबान के बीच जो है संबंध बढ़ना जो है दिखाई दे रहा है। तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है जीनोम इंडिया परियोजना या भारत जीनोम परियोजना। जो है जीनोम इंडिया परियोजना ये जनवरी 2000 में शुरू किया गया था। 2020 में ये परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में यह था कि भारतीय जनसंख्या है, इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या में जो विभिन्न तरह के भारतीय जनसांख्यिकी आधार पे या आप कह सकते हो कि उस तरह की विभिन्न समूह है, उनमें से 10,000 समूहों का जीनोम अनुक्रमण करके या जीनोम सीक्वेंसिंग करके 10,000 ह्यूमन जीनोम तैयार किया जाए, जिसके जरिए हम भारतीय जो आबादी है उससे जुड़े हुए आनुवंशिक चीज़ों को जान सकें, ताकि उनमें अगर पाई जाने वाली कोई आनुवंशिक बीमारी है, कोई आनुवंशिक रोग है या किसी रोग के प्रति, दवाओं के प्रति अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको रोका जा सके और हम भारतीय महाद्वीप में कैसे हमारी विकास यात्रा रही है उसको भी समझने में मदद मिल सके। हाल में यानी कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 10,000 जीनोम को
भारतीय जैव प्रौद्योगिकी डेटा सेंटर के जरिए जो इसको प्रबंधित करेगी, उसके जरिए जो है अन्य शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का जो है आह्वान किया है। और अब ये जो है भारतीय ह्यूमन जीनोम परियोजना जो 10,000 डेटा एकत्रित करने की थी वो पूर्ण हो गई थी। हालांकि पहले भी पूर्ण हो गई थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से कह दिया गया कि डेटा एकत्रित कर लिया गया है, जो है एकत्रित कर लिया गया है, अब उसे आगे रिसर्च के लिए किया जा सकता। तो ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, ह्यूमन जीनोम क्या होता है, इसके जीनोम इंडिया के क्या लाभ हो सकते हैं, और कुछ अगर शंकाएं हैं या चुनौतियां हैं, जाहिर सी बात है जो भी वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, प्रौद्योगिकी होती है, उसकी कुछ न कुछ कमियां भी रहती हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को घोषणा किया कि जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की इन्होंने घोषणा कर दी। यानी जो जनवरी 2020 में शुरू हुआ था वो 9 जनवरी को इन्होंने कह दिया कि वो पूरा हो गया है। और यह देखा जाए तो यह देश में जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। और बताया कि 10,000 भारतीयों के अनुक्रम जीवन सीक्वेंसिंग डेटाबेस का जो है अब अनावरण किया गया है। अनावरण किया गया तो ऐसा नहीं कि सबको जारी कर दिया गया हो। यह 10,000 व्यक्तियों के जीनोम सीक्वेंसिंग को अब भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC के प्रतिबंधित पहुंच के तहत, यानी इसके पास ही रहेगा, और ये जो है शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा कि इसके जरिए जो है शोध कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ये संस्था ही करेगी, ऐसा नहीं कि सबको दे दिया जाएगा कि आप उपलब्ध करो। और प्रधानमंत्री का कहना है कि इस परियोजना को भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह एक विविध अनुवांशिक अनुसंधान के निर्माण पर इसमें जोर दिया गया है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि जीनोम इंडिया परियोजना क्या था। जनवरी 2020 में लॉन्च की गई यह परियोजना का उद्देश्य भारत की आबादी के भीतर आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची बनाना था, जो कि देश की विशाल आनुवंशिक विविधता को दर्शाता हो, और इन्हीं विभिन्न जनसंख्या समूहों में से 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम टोटल सीक्वेंसिंग का अनुकरण संचालन करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि उस महाद्वीप के लिए अद्वितीय आनुवंशिक विविधताओं का एक संदर्भ सेट तैयार करना है। अब ये देखा जाए कि इसके जरिए हम विकास का इतिहास हम समझेंगे, विभिन्न रोगों के लिए आनुवंशिक आधार की खोज करेंगे, भविष्य में उपचार को सतत बनाने के लिए सटीक उपचार है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण जो है मानचित्र या जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो हमारे लिए मददगार होगा। ठीक है, इसके लिए 10 अग्रणी संस्था साथ में थे, जिसमें नई दिल्ली, मद्रास और जोधपुर की IIT थी, ISC बेंगलुरु शामिल था, CSIR था, और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र जो भी इसमें शामिल था। तो ये 20 प्रमुख संस्थाओं का जुड़ा हुआ जो है इसमें ये इंडिया जीनोम जो है परियोजना था, जो भारत में 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग करता। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है उसको समझे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रयोगशाला तकनीक के आधार पे जो मानव जीनोम है, अभी उसमें देखा जाए तो हमारे जीन में पाए जाने वाले 4 जो है क्षार होते हैं ACTG, उनके आपस में जो अनुक्रम होते हैं, जो कि मेन इकाई होते हैं हमारे जो है जीन के, हमारे आनुवंशिक गुणों के, उनका लगभग 3 अरब तरह का अनुक्रम होता है। तो उन्हीं का आपस में सीक्वेंसिंग करके एक पूरा अनुक्रम, एक पूरा जीनोम बनाने का तरीका है जो ह्यूमन सीक्वेंसिंग, और उसी आधार पे ये बनाया गया है। और ये अब कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है योगदान देगा। क्या योगदान देगा, इसका क्या लाभ है? तो देखिए, ये पहला तो यही है कि ये विभिन्न बीमारियों के लिए आनुवंशिक आधार या आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद कर सकता है। देखिए, कई सारे विभिन्न तरह के जो है एक समूह होते हैं, जनसांख्यिकी रूप से आनुवंशिक रूप से वो अलग अलग हो सकते हैं। उन आनुवंशिक में उनके कुछ आनुवंशिक ऐसे जीन में कुछ उत्परिवर्तन रहता होगा जो उन्हें किसी बीमारियों के प्रति मजबूत भी बनाता होगा, तो किसी बीमारियों के प्रति कमजोर भी बनाता होगा। जैसे आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले जब सिकल सेल वाला पढ़ा रहे थे योजना में या अन्य भी पढ़ाए थे, तो हमने बताया था कि कुछ आदिवासी समूह जो है वो सिकल सेल एनीमिया के या सिकल सेल जो है डिजीज के वो ज़्यादा उनके प्रति ससेप्टेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके में कुछ जीन में वो चीज़ें होती होंगी। और भी कुछ होता है, जैसे एक उत्परिवर्तन है जीन में MYBPC3। ये उत्परिवर्तन जीन में, अगर किसी के जीन में ये उत्परिवर्तन हुआ है तो उसे कम उम्र में ही कार्डियक अरेस्ट या हृदय आघात के लक्षण दिखाई देते हैं। और देखा जाए तो भारतीय आबादी के 4.5% में ये उत्परिवर्तन पाया जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है।
सिर्फ, लेकिन भारतीय आबादी के 4.5% जो आनुवंशिक समूह हैं उनमें ये उत्परिवर्तन पाया जाता है। अब जिनमें ये पाया जाता होगा वो क्या होंगे, उनके यहाँ पे उनमें जो है समय पूर्व ही हृदयाघात की संभावना देखी जाएगी। अब संभावना से ये थोड़ी नहीं कि उनको हृदयाघात पड़ेगा, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। अब जैसे अगर हमें वो पता चल गया कि इन समूहों को ये है कि इनका उत्परिवर्तन कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट, अर्ली कार्डियक अरेस्ट की इसमें सिम्टम्स इनके दिखाई देते हैं या हो सकते हैं, तो अगर पता रहेगा तो वो पहले से बेहतर जीवन जीकर उस चीज से बच सकते हैं। या अगर कोई अन्य उपचार किया जा सकता है जीन में तो नेक्स्ट जनरेशन में वो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कम से कम जरूरी नहीं है कि जीन में वो चीज होना वो वास्तव में होगा ही। बेहतर जीवनचर्या को भी, चूंकि ये जो है कार्डियक आदि होती है वो एक जीवन जो है दिनचर्या से भी जुड़ी हुई बीमारी होती है, तो अच्छी दिनचर्या को अपना के स्वस्थ व्यक्ति ये एक स्वस्थ जीवन अच्छे से ये लोग जी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इनसे पता चलती है। साथ में एक LMB3 नामक एक अन्य उत्परिवर्तक है जो त्वचा की घातक स्थिति का कारण पता है। मदुरै के पास 4% आबादी में ये चीजें देखी जा सकती हैं। कुछ और चीजें हैं जैसे भारतीय जीनोम का जो है आनुवंशिक रोगों के उपचार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये टारगेटेड उपचार में मदद कर सकता है, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के लिए जो आमतौर पर आनुवंशिक विसंगतियों से, जैसे कि जो जेनेटिक बीमारी है उनका अब तक कोई उपचार नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक है, लेकिन इनके जरिए हम जान सकते हैं, तो हम उनको उपचार करने में भी, लक्षित उपचार करने में भी किसके जरिए से ठीक किया जा सकता है वो संभव हो सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि कई उत्परिवर्तन वो प्रतिरोधक संकेत देते हैं। जैसे एक है कुछ आबादी में कि कुछ एनेस्थेटिक दवाओं के लिए उनको प्रतिरोधक है, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर हमें पता रहेगा तो ये ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये कुछ सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन इसकी कुछ नकारात्मक चीजें भी होती हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। प्रौद्योगिकी बहुत लाभ देता है, सारी चीजें हैं। हमें पता चल गई कि जो लोग हैं 4.5% भारत में ऐसे लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर जो है आनुवंशिकी वाले, जिनके अंदर अर्ली एज में उनको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या बीमारियों के प्रति ससेप्टेबल हो सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि हम उसका जो है इलाज कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें दूसरे तरह से जाए, लोगों को पता चले कि कौन से समूह है, क्या है, तो हो सकता है कि लोग काम पे न रखें, कि उनको लगता है यार ये तो इनके साथ समस्या आ सकती है, बीमा कंपनियां बीमा देने से हिचकिचाने लगे। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और ये समस्या यहाँ नहीं कि भारत में, अमेरिका में, अन्य देशों में जहाँ जीनोमिंग किया गया वहाँ भी समस्या आई थी। तो अमेरिका ने तो वहाँ पे कड़े जो है इसको दुरुपयोग को रोकने के लिए नियामक ढांचा है। जैसे वहाँ पे आनुवंशिक सूचना और गैर भेदभाव अधिनियम आया है, जिसमें यह है कि इसका उपयोग बीमा या रोजगार भेदभाव आदि चीजों में नहीं किया जा सकता है। यानी किसी की आनुवंशिक सूचना से उसके सकारात्मक चीजों के लिए आप करिए, लेकिन उस पर भेदभाव करने से रोकना पड़ेगा। तो ये भी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर रहेंगे, वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ भी रहता है, पीडीएफ हैंडआउट कई लोग मैसेज करते हैं, तो हैंडआउट के रूप में भी रहता है। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, कभी एक दिन बाद आ जाता है तो आ जाता है वहाँ पे, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।